दूसरे के लिए रेजगारी जरूरी थी। कलकत्ते के लिए कॉल के बाद भी मेरे कार्ड में काफ़ी यूनिट बाकी थे, जो कार्ड के स्लॉट में जाते ही इंस्ट्रूमेंट के स्क्रीन पर रोशन हो गए और मैंने बदरी का दिया हुआ पर्चा निकालकर न्यूयॉर्क का नंबर मिलाना शुरू कर दिया। इंग्लैंड से अमेरिका राब्ते के लिए 0101 का कोड न जाने कैसे मेरे जहन में अटका रह गया था। न्यूयॉर्क का कोड और नंबर रुके पर मौजूद था। वक्त के नुमाया फर्क की वजह से मुझे शुबा था कि शायद इतने सवेरे आइजक बेल का दफ्तर खाली हो, मगर मुझे दूसरी घंटी पर ही कानों में रस खोलने वाली एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं आइजक बेल से बात करनी चाहता हूँ। मैंने धड़कते दिल के साथ न्यूयॉर्क वाली लड़की को अपने मुद्दा से आगाह किया। सॉरी सर, दफ्तर का वक्त 1 घंटे बाद शुरू होगा, वो मजीद ताखीर से आता है। कोई पैगाम हो तो मुझे नोट करवा दो, वो उसे मिल जाएगा। अपने बात के लिए लड़की का लहजा एहतराम आमेज था। यह अंग्रेजी की खराबी थी कि वाहिद गायब के सीखे के लिए अंग्रेजी ग्रामर में आप जनाब के तकल्लुफात नहीं पाए जाते थे। वाहिद तो उसे बता देना कि उसके लिए पाकिस्तान से उसके बाप का फोन आया था। शायद मेरा पैगाम सुनकर वो हैरान रह गई थी। इसी तहय्युर ज़दा आवाज में उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? मेरा ख्याल है कि उसका बाप तो मुद्दतों पहले मर चुका था। लड़की की हैरत और संजीदगी का इदराक करते हुए मैंने भी संजीदगी इख्तियार कर ली। तुम ठीक कह रही हो बेबी, मैं आइजक की मां का दूसरा शौहर यानी उसका सोतेला बाप हूँ। ये उसकी सादतमंदी है कि उसके बाप की तरह ही मेरा एहतराम करता है। ओह, लड़की की मालूमात में इजाफा मजीद हैरान कुन साबित हुआ था। मगर सर, मैंने तो तुम्हारा नाम भी पूछा था। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि उसकी माँ ने एलिजाबेथ टेलर की जिद में 9 शादियां की थी। उसे ये पता नहीं चल सकेगा कि 8 में से उसके किस सूतेले बाप ने उसे याद किया है। मेरा नाम डैनी है। ओह यू बास्टर्ड। लड़की की किचकिचाती हुई बेसाख्ता आवाज काफी बुलंद थी। मेरा अंदाजा था कि तुम कोई संजीदा और सही दिमाग आदमी हो, मगर तुम पक्के हरामी निकले। तुम्हारा नाम मेरे लिए अजनबी नहीं है। मेरे होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। वो जो भी थी डेविड स्टार्स के सरबराह दफ्तर के मुलाजमा थी। मेरे हाथों जिम क्लार्क और राज सलमेडा की इबरतनाक बर्बादी के बाद यह लाजमी अमर था कि शी या डेविड स्टार्स में कोई भी मफाद रखने वाला हर शख्स है मेरे नाम और किरदार से बाखबर न रहता। वो मेरा नाम सुन चुकी थी। इस वक्त उसने मेरी आवाज भी सुन ली थी। अपनी अहमकाना सादा लूही के बिना पर उसे यक बयक इतना गुस्सा आया था कि वो एक ही सांस में न जाने कितनी नाकाबिले अशात गालियां देती चलेगी और मेरे रिसीवर कान से कदरे दूर हटाए वो भनभनाहट खत्म होने का इंतजार करता रहा। न्यूयॉर्क वालों से इसी रद्दमल की उम्मीद पर मैंने वो कॉल मिलाई थी। मुझे यकीन था कि इस वक्त आइजक बेल खुद फोन उठाता तो मैं उसे भी इसी तरह आपे से बाहर होने पर मजबूर कर देता। वो जैसे ही खामोश हुई, मैंने माउथ पीस में उसे फुशकारते हुए कहा, तुमने मुझे दिल भर कर गालियां दे ली। ये तुम्हारी मजबूरी है क्योंकि तुम उस चूहे की दाश्ता या मुलाजमा हो जो मुझे अपना बाप मानने से मुनकर है। हालांकि राज सलमेंडर के बाद अब मैं ही तुम लावारसों का खैर खीर हूँ। इसे बता देना कि मैं उसकी मजाज पुरसी के लिए जल्द वहां पहुंचने वाला हूँ। लड़की ने दोबारा फाज कलामी का आगाज कर दिया। मैंने रिसीवर हुक से लटका दिया। कार्ड जेब में डालकर मैं हिल्टन से बाहर निकला तो मेरा जहन बहुत हल्का हो चुका था। फोन करने तक मेरा इरादा था कि मैं आइजक बेल पर सुल्तान शाह के बारे में कोई दबाव डालूंगा, लेकिन आखिरी लम्हों पर मुझे एहसास हुआ कि महज खोखले इल्फाज से काम नहीं बन सकता था, बल्कि मेरा कोई भी बेवजन मुतालबा उसे अपनी बर्तरी के घमंड में मुब्तला कर सकता था। यही वजह थी कि मैंने खुशदिली के साथ उस लड़की को सुलगाने और ताव दिलाने के सिवा कोई और काम नहीं किया था। लंदन में जरा देर से सही मगर हालात में बेहतरी पैदा हो रही थी। वहां पहुंचने के बाद मैं जो खतरा मोल ले बैठा था वो माधूम होता हुआ नजर आ रहा था। मेरे और बदरी के दरमियान ताउन की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनने वाला रमेश हमेशा के लिए रास्ते से हट चुका था। मुझे बदरी से मिल बैठने का मौका मिल गया था, जिसके नतीजे में आइजक बेल का फोन नंबर मेरे हाथ आ चुका था। लंदन की इन कामयाबियों की खुशी को सुल्तान शाह के अगवा ने मान कर दिया था। अपने होटल की तरफ लौटते हुए मैं इस मसले पर सर कबाता रहा, लेकिन कोई हल सामने नहीं आ सका। अपने शहर से हजारों मील दूर होने की वजह से मैं इस मामले में खुद को बिल्कुल बेदस्तो पा महसूस कर रहा था। होटल के कमरे में वीरा बेचैनी से मेरी वापसी का इंतजार कर रही थी। जाने से पहले मुझे भी जगा देते तो तुम्हारा क्या घिस जाता। मेरे अंदर पहुंचने के बाद उसने खफगी से शिकवा किया, इतने सवेरे तुम कहाँ चले गए थे? मैं रात भर का जागा हुआ हूँ, मुझसे दीवानगियां ही सरजद हो सकती थी। अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश करते रहे तो अंजाम इससे भी बुरा हो सकता है। मेरे चेहरे पर बेख्वाबी के आसार देखकर उसके निगाहों में तुरहम का जज्बा उभर आया। अकेले मारे मारे फिरते हो, खुद ही खुद सोचते रहते हो, इस तरह नींद नहीं उड़ेगी तो और क्या होगा? मां सुल्तान शाह जीते जागते अगवा हो गया या रमेश मरते ही किसी आसिफ की तरह गायब हो गया? सुबह के अखबार में कुछ छपा है, न टेलीविजन पर कोई जिक्र है।
तुमने कहा था कि वापसी पर इन सवालों के जवाब लेकर आओगे। तुम्हारी इतलात क्या कहती है? मुझे शरारत सूझी और मैंने मुंह लटका के कहा, जब वो मरा ही नहीं तो उसके बारे में किसी खबर का इंतजार बेसूद है। वो आज अपने हाई कमीशन में दंदना रहा है। वीरा का चेहरा तारीख हो गया। वो कमजोर आवाज में बोली, मैं कसम खा सकती हूँ कि वो मर चुका था। नब्ज और दिल की धड़कन रुकने के साथ उसकी आंखों की पुतलियां तक को ऊपर चढ़ चुकी थी। मैंने उसके पपोटे भी पलट कर देखे थे। हाँ, कभी कभी ऐसा धोखा भी हो जाता है। मैंने आरफाना बेपरवाही से कहा, एक बीमारी के हमले से मरीज पर ऐसी अलामत तारी हो जाती हैं। मैंने आज तक ऐसी किसी बीमारी के बारे में नहीं सुना। उसने बेएतबारी से कहा, तुमने बहुत सी चीजों के बारे में नहीं सुना होगा, इसका यह मतलब तो नहीं कि दुनिया में सिरे से इनका वजूद ही नहीं है। मुझे इस अजीबोगरीब बीमारी का नाम बताओ। उसने मुझे घूर कर मुतालबा किया। अमराज के बारे में मेरी जुमला मालूमात कभी भी नज़ला, जुकाम और बुखार से ज्यादा नहीं रही। मैंने बीमारियों के पड़े हुए नाम याद करने की कोशिश करते हुए कह डाला, वो कॉर्नरी आर्थराइटिस का मरीज है। क्या बक रही हो? हैरत और गुस्से से उसकी आंखें पेशानी पर जा चढ़ी। वो गजबनाक लहजे में कह रही थी, कॉर्नरी दिल की बीमारी होती है और आर्थराइटिस हड्डियों और जोड़ों का मर्ज होता है। इन दोनों को मिलाकर तुम क्या साबित करना चाह रहे हो? गुस्से की शिद्दत से वो ऐसी हेत में आ चुकी थी कि बेख्तियार मेरी हंसी छूट गई और उसने चिल्लाकर अपने हाथ में दबा हुआ लाइटर मेरे ऊपर फेंक दिया। मैं उसका फेंका हुआ लाइटर फिजा ही में लपक चुका और कहा, अपना दिल छोटा ना करो, मैं मजाक कर रहा था। वो जहन्नुम वासल हो चुका है और आज उसकी चिता को आग लगा दी जाएगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो गुस्से और जल्लाट के आलम में बोलती रही। मैं सुल्तान शाह के लिए सख्त फिक्रमंद हूँ। उसकी जान सूली पर लटकी हुई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मैं भी उसके लिए इसी कदर परेशान हूँ, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो। उदास बकरे की तरह मुंह लटका लेने से अगर उसकी बाजियाबी मुमकिन है तो मैं महीनों के लिए सोगवार रहने को तैयार हूँ। हमें ज़हनी तौर पर मफलूज नहीं होना चाहिए। बेदार मगजी के साथ ही हम बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। अव्वल खान से मेरी बात हुई है, उसने तुर्शी से कहा। उसका मुंह बददस्तूर फूला हुआ था। उसे जमन नामी किसी बदमाश का सुराग मिला है। वो 2 दिन पहले अपनी माँ और बीवी को एक बड़ी रकम देकर खुद कहीं गायब हो गया है। उसने अपनी सारी तवज्जो जमन की तलाश पर मरकूज कर दी है। जमन? मेरे लाशऊर के किसी गोशे में एक बाज़गश्त सी गूंजी, मगर फौरी तौर पर मुझे इस नाम के बारे में कुछ याद नहीं आ सका। ये कैसे पता चला कि उसने अपने घर वालों को कोई बड़ी रकम दी है? गरीबों की जेब में अचानक पैसा आता है तो सर चढ़ कर बोलता है। नित नई खरीदारियों ने ही अव्वल खान के किसी मुखबर को इस तरफ मुतवज्जा किया होगा। पानी के झाग की तरह वीरा का गुस्सा फरोग हो चुका था। लम्हा भर के लिए खामोश होकर उसने पूछा, रमेश की खबर कहाँ दबी हुई है? मेरे ज़हन जुमन के बारे में सोचे जा रहा था। वो नाम मुझे सुनते ही मानूस लगा था, मगर इस वक्त वीरा की खातिरदारी भी जरूरी थी। मैंने अपनी मसरूफियत की रोदात छेड़ दी। चंद घंटों में तुम्हारी कारकर्दगी शानदार रही है। मेरी पूरी कथा सुन लेने के बाद वीरा ने तारीफी लहजे में कहा, अच्छी खबरें हैं। आइजक बेल को इश्तियाल दिलाने वाली बात भी समझ में आती है, मगर इससे कोई फायदा हासिल होने की उम्मीद नजर नहीं आती। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से बेहतर है कि कुछ न कुछ किया जाए। शायद कहीं से गैर मुतवक्का अंदाज में कोई राह निकल आए। हरकत में बरकत जरूर होती है। तुम्हें बदरी ने बताया है कि कलकत्ता में डेविड स्टार्स का बाकायदा नुमाइंदा मौजूद है। वीरन तस्दीक तलब लहजा में कहा, जरूर है। अब ये ना कह देना कि हमें कलकत्ता पहुंचकर उस पर हाथ डाल देना चाहिए। वीरा मुस्कुरा दी। वहां जाने की जरूरत नहीं। पेरिस के साथ लंदन भी यूरोप का दिल है। यहाँ भी उनकी तंजीम मौजूद होगी। इनका अता पता मिल जाए तो इन्हें हरासा किया जा सकता है। शायद बदरी इस मकसद के लिए हमारा साथ देने पर आमादा ना हो। ये मवासलाती इनकलाब का दौर है और फिर मुजरिम बहुत तेजी से मालूमात का तबादला करते हैं। कलकत्ता में बैठा हुआ शख्स ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि वो बदरी को अपने जिस मरकज का कोई पता या फोन नंबर देता है वहां गड़बड़ क्यों हो जाती है। हो सकता है कि वो खामोशी से उसकी गर्दन ही काट दें। इस वक्त हमारे लिए सुल्तान शाह बदरी से ज्यादा अहम है। इस मोहरे को कहीं ना कहीं पिटना है। वो आखिर तक हमारी बसात पर जमा नहीं रह सकेगा। मैं इसकी जरा भी परवाह नहीं करूंगी, फिर भी तुम कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। मैंने जोर देकर कहा, अगर सुल्तान शाह डेविड स्टार्स के हरकारों के चुंगल में फंस चुका है तो उसे सिर्फ मजबूत सौदेबाजी से बाजियाब कराया जा सकता है। कलकत्ता या लंदन में इन्हें नुकसान पहुंचाना बेसूद होगा। सौदेबाजी के लिए इनके किसी अहम आदमी को यरगमाली बनाकर हम अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर सकते हैं। लंदन में इनके बथेरे अहम आदमी होंगे या यहूदियों की काबिल जिक्र तादाद रहती है। अव्वल तो ये बहुत मुश्किल है। अगर तुमने किसी को पकड़ भी लिया तो कहाँ रखोगी? हमारे पास पूरे शहर में ऐसी कोई जगह पैदा नहीं हो सकती। हमारे पास वक्त ही वक्त था। वो बहस पर तुल गई। उसका कहना था कि लंदन बहुत मेहमान परवर शहर था। बरतानी शहरियत के बगैर हर गैर मुल्की वहां आज़ादी से जायदाद खरीद सकता था। शहर के मुजाफात में कोई जगह लेकर हम वहां मुंतकिल हो सकते थे।
मेरे लिए वो बातें बहस बराए बहस से ज्यादा अहम नहीं थी। तवीलुल मुद्दत मंसूबा तो हो सकता था, जबकि हमें कुछ इल्म नहीं था कि हमें इस शहर से कब कूच करना पड़ जाए। इस मकसद बहस में ये फायदा जरूर हुआ कि जुमन के बारे में मैं अपने जहन को कुरेदता रहा और आखिरकार मुझे अचानक ही वो सब कुछ याद आता चला गया। एक जमाने में जुमन मेरे लिए काम करता रहा था। वो महंगी कीमत पर हासिल की हुई शी की मलकियती हेरोइन सस्ती कीमत पर कराची की मुजाफाती आबादियों और गांव गोठों तक मैं पहुंचाया करता था। एक तरफ गड्डाप, मेमन गोट और अंगारा गोट में उसके खरीदार थे, तो दूसरी तरफ नेशनल हाईवे पर मिलियर और घारों से कोटरी तक उसकी रसाई थी। वो ठट्टा के करीम नामी बदमाश का गहरा दोस्त था। इन इलाकों की जरूरियात के लिए करीम हर वक्त हेरोइन का खासा जखीरा रखा करता था। वो बातें ज़हन में ताज़ा होते ही मैंने अव्वल खान से बात करने का इरादा कर लिया। इस वक्त वो दफ्तर में नहीं था। शिकस्त के एहसास ने उसकी थकन को इतना बढ़ा दिया था कि आखिरकार वो दफ्तर छोड़कर घर की राह लेने पर मजबूर हो गया था। मैंने उसके घर का नंबर मिलाया तो फोन पर वो खुद मौजूद था। एक कदम बढ़ने के बाद गाड़ी फिर ठप हो गई है। सलाम दुआ के बाद उसने ढीली ढाली आवाज में कहा। बहुत मुश्किल से जुमन का नाम सामने आया, मगर उसका कहीं पता नहीं है। ये वही जुमन है ना जो एक जमाने में बहुत बड़ा मंशियात फरोश हुआ करता था, फिर खुद भी हेरोइन की लत में मुब्तला होकर बुरे हाल को पहुंच गया। मैंने पूछा। बिल्कुल बिल्कुल वही है। इलाज मुआलजे के बाद वो सुधर गया था, मगर उसके हालात पहले जैसे नहीं हो सके। मेरे हवालों ने उसकी आवाज में गोया नई जान डाल दी। अगर वो शहर में कहीं दस्तयाब नहीं है तो उसका सिरा या दूसरा ठिकाना एक ही हो सकता है। एक पार्टी लेकर करीम के डेरे पर पहुंचा, वो वहीं मिलेगा। अगर वो सुल्तान शाह के अगवा में मुलव्विस है तो फिर उसने कैदी को भी वहीं रखा होगा। मगर ये करीम कौन है और उसका डेरा कहाँ है? अव्वल खान की आवाज में इस तरह से मटाया। ठट्टा में रहता है, मल्हा कौम का एक बिगड़ा हुआ नौजवान है। दूर दूर तक उसकी धाक हुआ करती थी। इसके मेहमान बनकर ठट्टा शहर में किसी से भी पूछोगे तो वो तुम्हें उसके घर तक पहुंचा देगा। मैं थोड़ी सी नींद लेने के इरादे से घर आया था। तुम्हारी बातों ने मेरी सारी थकन दूर कर दी है। मैं इसी वक्त पार्टी लेकर ठट्टा जा रहा हूँ। मेरी कामयाबी की दुआ करते रहना। ये तुम्हारी नहीं, हम सबकी कामयाबी होगी। वापसी पर इतला दे देना। बेफिक्र रहो, मैं पहला काम यही करूंगा। अब गजाला से बात कर लो। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। आपके साय से महरूम होते ही हम अताब में आ गए हैं। गजाला ने रिसीवर लेते ही भराई हुई आवाज में कहा। मुझे एहसास हो गया कि वो बहुत जब्त से काम ले रही थी, वरना वो सुल्तान शाह से बहुत मोहब्बत करती थी और उसे अपने सगे भाई की तरह अजीज रखती थी। मेरी मौजूदगी में उससे बड़े बड़े बहरान आते रहे हैं। किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुकद्दरात के खेल होते हैं। जो किस्मत में लिखा हुआ है वो हर कीमत पर रुनमा होकर रहता है। हौसला रखो, वो जल्दी तुमसे आ मिलेगा। मैंने उसे तशवीश देते हुए कहा। मैं सख्त परेशान हूँ। आपकी मौजूदगी से दिल को ढारस रहती थी। ये पूरा घर मेरे दिलजोई में लगा रहता है, मगर आंसू मुसलसल उमटे चले आ रहे हैं। घंटों तो मैं यही सोच सोच कर हलकान होती रही कि मैं यहाँ ना रुक गई होती तो मेरा क्या हशर होता। खुदा के लिए ऐसी दिलदोज बातें ना करो कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे दिलजोई के लिए वापस लौटने पर मजबूर हो जाऊं। अपनी इस रविश से तुम अव्वल खान और उसकी बीवी को परेशान कर दोगी, ये मैं भी जानती हूँ। उसके सामने मैं खुद को बहुत संभाल कर रखती हूँ। मेरे दिल में गुबार भरा हुआ है। आपकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल भराया है। जी चाह रहा है कि जोर जोर से रोना शुरू कर दूं। इसकी भराई हुई आवाज़ इतनी रुंध गई थी कि मैं फिक्रों के दरमियान उसकी सिसकियां सुन रहा था। मैं बेचैन हो गया। दूसरे मसाइल में घिर कर मैं उसे बिल्कुल भूला हुआ था। उसकी रिक्कत अंगेज आवाज़ों और बातों ने मेरे दिल को बिल्कुल मौम कर दिया। मैंने प्यार भर लहजे में कहा, सब्र और हिम्मत से काम लो। ये कड़ा वक्त जल्दी गुजर जाएगा। तुम्हारी इन बातों ने मेरे दिल में एहसास जुर्म सा जगा दी है। मैंने आप दोनों की थोड़ी बहुत बातें सुनी हैं। यहाँ से जाते हुए अव्वल खान के चेहरे पर मुर्दनी के बजाय जोश की सुर्खी चलक रही थी। सुल्तान मिल जाएगा ना? जरूर मिलेगा, मैंने पूरे वसूख और एतमाद से कहा। बस मैं वक्त का तायुन नहीं कर सकता। और आप कैसे हैं? मुझे मालूम है कि आप भी फूलों की सेज पर नहीं सो रहे होंगे। बहुत सी मुश्किलात ने आपको आन घेरा है। मैं नरमी से उसकी बात काट दी। हमारी फिक्र मत करो, ये होटल का फ़ोन है। सारी एहतियात के बावजूद इस पर गैर मुल्की कॉल्स की तादाद गैर मामूली है। मैं बाद में बाहर से फ़ोन करूँगा तो दिल खोल कर बातें होंगी। फिलहाल खुद को संभालने की कोशिश करो। उसने मेरे तहफ़्फ़ुज़ात को फ़ौरन भांप लिया। इसमें सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ खूबी यही थी कि वो बहुत तेज़ी के साथ खुद को हर किस्म के हालात के मुताबिक ढाल लेती थी। उसकी आवाज़ फ़ौरन ही खासी हमवार होगी और उसने वो मौजू वहीं ख़त्म कर दिया। वो कह रही थी, आप भी मेरी फ़िक्र ना करें, मैं आपकी अगली कॉल का इंतज़ार करूँगी। मैंने अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ बीवी की दिल गिरफ्तगी का तसव्वुर करते हुए मोहब्बत भरे अल्फाज के साथ उसे अलविदा कहा और फ़ोन बंद कर दिया। वाकई हमारी इंटरनेशनल कॉल्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, वीरा बोली। ये इस सूरत में है कि बेशतर कॉल्स पब्लिक बूथ से की जा रही हैं।
हम हर्डल रेस की सी सिचुएशन से दो चार हैं। दौड़ो, रुको, रुकावट अबूर करो और फिर दौड़ पड़ो। हमारी कोई काल गैर सुर नहीं होती। रुकावटें दूर करने के लिए हमारे पास बाहिमी राब्ते का यही एक जरिया रह गया है। इससे किनारा कशी बहुत मुश्किल है। कराची की कॉल्स आती हैं तो आने दो, मगर अब हम इनसे बात करने के लिए पब्लिक बूथ ही इस्तेमाल करेंगे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे इस फरमान की तामील मेरे बस से बाहर होगी। वो बेजारी से बोली, ये ना भूलो कि हमारे पासपोर्ट पाकिस्तानी हैं और आजकल इनकी शोहरत अच्छी नहीं है। बहुत ज्यादा बैनुल-अक़वामी राब्तों पर होटल की इंतजामिया को शुबा हो सकता है कि हम भी मंशियात के सौदागर हैं जो यहाँ बैठकर फोन पर करोड़ों का लेन देन कर रहे हैं। तुम हमेशा दूर की कोड़ी लाते हो। वो तहय्युर ज़दा होकर बोली, ये कड़ियाँ इसीलिए मिलाई जाएंगी अगर इन लोगों ने पुलिस को खबर कर दी या हमारी बातें मॉनिटर करने के लिए किसी उर्दू जानने वाले ऑपरेटर को अपने स्विच बोर्ड पर बिठा दिया तो खासी आफत आ सकती है। तुम मुझसे भी 4 कदम आगे चलने लगी हो। क्या पता कि इस वक्त भी हमारी बातें सुनने का सिलसिला जारी हो। ये खौफ खासा रूह फरसा है। तुम्हारी बात मेरी समझ में आ गई। वो मेरी बात काट कर बोली, अब मैं तुम्हारे फरमान पर हर्फ बहर्फ अमल करूंगी। अभी तक हालात शायद नॉर्मल हैं। होटल वालों को इन फोन कॉल्स का ध्यान इस वक्त आएगा जब हमारा बिल डिपॉजिट रकम से तजावुज करने लगेगा। नागुज़ीर जरूरतों के लिए वो फोन हर वक्त हमारे दस्तरस में था। महज एक दूसरे की खबर गिरी और शिकवा शिकायत के लिए इसका इस्तेमाल मुनासिब नहीं था। 2 बजे हम दोनों एक साथ ही होटल से निकले। मैं एक मरतबा फिर आइजक बेल से रब्ता करने की कोशिश करनी चाहता था। उसके बाद हमारा बाहर ही खाना खाने का प्रोग्राम था। ठट्ठा से अव्वल खान की वापसी 3-4 बजे से पहले मुमकिन नहीं थी, जो कराची में रात का वक्त होता। इससे पहले ही हमें अपने कमरे में लौट आना था ताकि अव्वल खान से मुख्तसर सी बात हो सके। टेलीफोन बिल और हमारी जमा कराई हुई रकम के बाहिमी ताल्लुक के बारे में वीरा की कही हुई बात मेरे जहन में महफूज थी। काउंटर पर कमरे की चाबी जमा कराने के बाद मैंने सर्विस काउंटर से रुजू किया तो पता चला कि हमारे हिसाब में सिर्फ 12 पाउंड बाकी रह गए हैं। मैंने फौरन ही मजीद 100 पाउंड जमा करा दिए ताकि हमारी सहूलतों में कोई खलल न पड़ सके। ये दुनिया भर के होटलों का दस्तूर है कि कमरों में फराहम की जाने वाली फोन सर्विस की हर कॉल पर सर्विस चार्जेस और दीगर मदों में तरकारी शरहों से कहीं ज्यादा रकम वसूल कर ली जाती है, जो उनकी इजाफी आमदनी में शामिल हो जाती है। कारोबारी या सियाहती दौरों पर निकले हुए मुसाफिर हर वक्त सस्ते पब्लिक फोन से फायदा नहीं उठाते। बिस्तर पर पड़े पड़े इधर उधर फोन मिलाते रहते हैं। बिल की अदायगी का वक्त आता है तो सारी जुज़वी रकूम इस तरह गडमड होती हैं कि फोन सर्विस पर मौसूल की जाने वाली इजाफी रकम का अंदाजा ही नहीं होता। दूसरे मेहमानों की मौजूदगी में मुतलका अमले से पूछताछ करने में अजनबी मुसाफिर सुबकी महसूस करते हैं और कान दबाकर बिल की पूरी रकम अदा होती है कि उनके लिखे पर कम ही लोग सवाल और जवाब का हौसला कर पाते हैं। कोई कट्टर असूल परस्त ये हिम्मत कर ही ले तो उसे ऐसे अंदाज में वजाहतें पेश की जाती हैं कि वो खुद शर्मसार हो जाता है। हमारे होटल से करीब तर एक ही बूथ था जहां शोर शराबे से महफूज रहकर बैक वक्त एक जोड़ा फोन या बूथ फोन से मुकम्मल इस्तेफादा कर सकता था। इस मरतबा वीरा ने खुशामदाना अंदाज में मेरे साथ बूथ में मौजूद रहने की फरमाइश की। शायद मैं इनकार कर देता, लेकिन कुदरत वीरा पर मेहरबान थी। बूथ से चंद कदम पहले ही आसमान पर मंडलाते हुए स्याह बादलों के अश्क हाय नदामत हल्की सी फवार की सूरत में बरसने लगे। साल के 365 दिन चमकते हुए सूरज की भरपूर तमाज़त से फैज़याब होने वाली सरजमीनों पर जब कभी कभार घटाएं उमड़ उमड़ कर बरसती हैं तो हर शख्स इस हल्की और तेज बरसात से लुत्फ अंदोज होता है। मगर इंग्लैंड में महज चंद दिन गुजारने के बाद ही सुरमई बादलों और मस्त घटाओं की नहौसत से अंग्रेज की बेजारी का मफहूम समझ में आने लगता है। सूरज की तेज और बराह रास्त किरणों को तरसती हुई इस जमीन के मुकद्दर पर आसमान हर वक्त रोता हुआ नजर आने लगता है, बिल्कुल इसी बूढ़ी बेवा की तरह जिसकी जवान बेटी अपनी दहलीज पर अजनबी कदमों की चाप के तवील इंतजार में खुद भी अपने बालों में चांदी के तार गिनने लगी हो। आइजक बेल के नंबर पर कई घंटियां बजी तब कहीं रिसीवर उठाया गया। इस बार आवाज मर्दाना और जानी पहचानी थी। मैं नरमी से कहा, सुबह बखैर मिस्टर बेल। उसने उलझन अमेज लहजे में जवाब तो दे दिया, लेकिन मेरे मुहज्जब अंदाज की वजह से वो मेरी आवाज नहीं पहचान सका और फिर उसे सवाल करना ही पड़ गया। तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? मैं डैनी हूँ। अगर तुम मुझे भूल गए हो तो ये मेरी बड़ी बदकिस्मती है। ओह डैनी, इल्फाज चबा चबा कर कहा गया। क्या बात है, इस वक्त तुम शराफत और शाइस्तगी के दायरे में रहकर बात कर रहे हो? शायद तुम पर कोई बुरा वक्त आया हुआ है। ये मेरी कॉल है, इस वजह से इसकी इब्तिदा शाइस्तगी से हुई है। तुम फोन करते हो तो तुम्हारे पास गालियों और धमकियों के सिवा कुछ नहीं होता। उसकी हल्की सी इस्तजाइया हंसी की आवाज हुई। तुम अच्छा तंज कर लेते हो। मेरे स्टैनो ने मुझे पूरी तफसील नहीं बताई, लेकिन ये जरूर बताया था कि सुबह सवेरे तुमने बहुत गुस्ताखाना बातें की थी और उससे बदकलामी भी की थी। शायद इस वक्त तुम नशे में बहक रहे थे और अब तुम्हारा नशा उतर चुका है। ऐसे आलम में तुम्हें बार बार मेरा ख्याल क्यों आ रहा है? मैं अमेरिका आ रहा हूँ, सोचा कि तुम्हें पहले से खबर दे दूं। मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दूंगा,
वहां पहुंचने के बाद भरपूर तरीके से तुम्हें अपने मौजूदगी का एहसास दिलाऊंगा। तुम अब भी अपने मुल्क की मावराए कानून कुव्वतों के लिए काम कर रहे हो। किन कुव्वतों की बात कर रहे हो? मैंने अनजान बनकर मासूमाना सा सवाल कर डाला। इनमें वो गंदी और स्पेशल टास्क फोर्स सरफहरिस्त है। इसका लहजा तहकीर अमेज था। यह तुम्हारी खामख्याली है। मैंने कभी किसी के लिए काम नहीं किया। मैं अपनी तस्कीन और शौक की खातिर खेलता हूँ। जो जिसका हिस्सा होता है वो उसे दे देता हूँ। तुम खुद को जाया कर रहे हो। पाकिस्तान तुम्हें कभी कुछ दे सकेगा, न ही इसने दिया है। एक गिरते हुए मीनार को अपने कंधे पर रोकने की कोशिश करने वाले भी आखिरकार इसी के नीचे फंस कर रह जाते हैं। वे एक मुतासिब और दहशतगर्द यहूदी सरमायादार था। पाकिस्तान के लिए उसकी सोच कभी भी सीधी नहीं हो सकती थी। मैं उसे कोई सख्त जवाब दे सकता था, मगर उसके फिक्रों में मौजूद तहरीस को भांप कर मैंने उसी नर्म आवाज में कहा, कभी इंतखाब का कोई मौका सामने आया तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। फिलहाल मैं हर तरह आसूदा और मुतमईन हूँ। क्या ये बात तुम पूरे सिद्ध के दिल से कह रहे हो? उसने पूछा। यहाँ आसूदा और मुतमईन ना होता तो तुम्हें फोन क्यों करता? मुझे वहां आने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी बात के पहले हिस्से का जिक्र कर रहा था। क्या पेशकश पर सोचने का इम्कान है? वो हर वक्त और हर जगह मौजूद रहता है। बेहतर की जुस्तजू किसको नहीं होती? मेरे लिए काम करो। पाकिस्तान में मुझे बासलाहियत नौजवानों का नेटवर्क कायम करना है। तुम इसके चीफ हो सकते हो। मैं तुम्हें मुंह मांगी मराहत दूंगा। तुमको तुम्हारे दुश्मनों से भी पूरा तहफ्फुज़ फराहम किया जाएगा। आलमगीर इज्जत और शोहरत तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें यह खौफ नहीं कि मैं पाकिस्तान में रहा तो तुम्हें डबल करास करता रहूंगा? ऐसी हरकतें ज्यादा देर तक नहीं चलती। जिम्मेदारियां सौंपने से पहले हम तुम्हें पिघला कर तुम्हारे वजूद में एक नया डैनी ढालेंगे जो हमारा हमनवा होगा और कभी हमसे गद्दारी नहीं करेगा। ब्रेन वॉशिंग करोगे। मैं तो मस्कुराना अंदाज में हंस पड़ा। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं तुमसे अपना सौदा कर लूं? शे नामुमकिन है। मैं जो हूं वही रहना चाहूंगा। मौके उम्र भर मिलते रहेंगे। मैंने खुद को एक बार कहीं खो दिया तो मैं दोबारा खुद को दरियाफ्त नहीं कर सकूंगा। तुम गलत समझ रहे हो। ब्रेन वॉशिंग और तरबियत में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका या इसराइल में 2 महीने की तरबियत के बाद तुम्हें पाकिस्तान में पूरा इख्तियार दे दिया जाएगा।